दोस्तों, हाल ही में मैंने एक मूवी को देखा और उसे देखते ही मेरा मन किया कि मैं इसे आपके लिए लेकर आ जाऊं। तो चलिए बिना कोई स्पॉइलर दिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जहां कुछ बच्चे मिलकर लुका छिपी खेल रहे होते हैं। तभी उस घर की माँ जिसुका अपनी बेटी जेन से कहती है कि वो बच्चों के लिए स्नैक्स लेने बाहर जा रही है। जाने से पहले वो किचन में रखे सारे तेज चाकू और दूसरी खतरनाक चीजें ऊपर रख देती है ताकि खेलते समय किसी बच्चे को चोट न लग जाए। जिसुका के जाते ही सभी बच्चे अपनी अपनी जगह छुप जाते हैं, लेकिन जेन को कोई सही जगह नहीं मिलती। काफी देर बाद जब जिसुका वापस आती है तो बाहर बाकी बच्चे अपनी अपनी मम्मी के साथ खड़े मिलते हैं। सभी परेशान थे क्योंकि काफी देर से जेन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बात बढ़ते ही पुलिस को बुलाया जाता है। यह खबर मिलते ही उसके पिता डोरेमोन भी तुरंत घर पहुंच जाते हैं। यहाँ वो अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करते हैं और उसके लिए चाय बनाकर लाते हैं, लेकिन सदमे में बैठी जिसुका के हाथ से कप गिर जाता है। वो कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन खोलती है और अंदर का नजारा देखकर जोर से चीख पड़ती है। दरअसल जेन खेलते खेलते वॉशिंग मशीन के अंदर छुप गई थी, लेकिन उसका ढक्कन अपने आप बंद हो गया और वो बाहर नहीं निकल पाई। दम घुटने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो चुकी थी। अपनी बेटी को खोने के बाद जिसुका पूरी तरह से टूट जाती है। डोरेमोन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन दवाइयों का भी उस पर कोई असर नहीं होता। वो हर समय सिर्फ जेन की यादों में खोई रहती है। एक दिन जेन की दादी जिसुका को एक पर्चा देती है जिसमें एक आध्यात्मिक जगह के बारे में लिखा होता है। वहां लोग एक खास गुड़िया के जरिए अपने दुख को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। कई दिनों से मानसिक तकलीफ झेल रही जिसुका को ये बात सही लगती है। उसी शाम वो बालकनी में खड़ी होकर सोच रही होती है कि वहां जाए या नहीं। तभी तेज हवा से वो पर्चा उड़कर नीचे गिर जाता है। उसे उठाने के लिए वो नीचे जाती है, लेकिन पर्चा उड़ते उड़ते पास के एक पुराने मार्केट तक पहुंच जाता है। मार्केट में उसकी नजर एक अजीब सी पुरानी गुड़िया पर पड़ती है। ना जाने क्यों उसे वो गुड़िया बहुत पसंद आ जाती है और वो उसे खरीदकर घर ले आती है। रात को जब डोरेमोन घर लौटते हैं तो उस गुड़िया को देखकर थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं क्योंकि कई दिनों बाद पहली बार जिसुका के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। अगले ही दिन जिसुका उस गुड़िया के बाल और नाखून काटकर उसे बिल्कुल अपनी बेटी जेन के जैसा बना देती है। वही कपड़े, वही हेयर स्टाइल, सब कुछ। कुछ समय के बाद डॉक्टर से मिलने का दिन आता है और जिसुका उस गुड़िया को भी अपने साथ अस्पताल ले जाती है। डोरेमोन को डर लगता है कि लोग उसे गलत समझेंगे, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि कई बार ऐसी चीजें गहरे सदमे से उबरने की थेरेपी का हिस्सा होती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर डोरेमोन भी निश्चिंत हो जाता है और अब वो खुद भी जिसुका का पूरा साथ देने लगता है। दोनों उस गुड़िया के साथ बाहर घूमने जाते हैं, उसके लिए कपड़े खरीदते हैं और धीरे धीरे जिसुका पहले से बेहतर महसूस करने लगती है। कुछ समय के बाद जिसुका अचानक अस्पताल पहुंचकर डोरेमोन को एक खुशखबरी देती है। वो फिर से मां बनने वाली थी। अब समय बीतता है और उनके घर एक बेटी जन्म लेती है। दोनों उसका नाम फिर से जेन रखते हैं। नई बेटी के आने के बाद वो पुरानी गुड़िया एक कोने में रखी रह जाती है, लेकिन एक दिन छोटी जेन लगातार रोती रहती है। उसे चुप कराने के लिए जिसुका वही पुरानी गुड़िया उसके पास रख देती है। फिर वो अपनी सास से मिलने चली जाती है। कुछ देर के बाद अचानक जेन के रोने की आवाज आती है। जिसुका दौड़कर कमरे में पहुंचती है तो देखकर डर जाती है। गुड़िया जेन के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी और उसके लंबे बाल बच्ची के गले में लिपटे हुए थे। वो तुरंत जेन को वहां से उठा लेती है। रात में डोरेमोन उस गुड़िया के डिब्बे को ध्यान से देखते हैं, लेकिन उस पर जापानी भाषा में कुछ लिखा होने की वजह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। दोनों यही मान लेते हैं कि शायद बच्ची खेलते समय खुद ही बालों में उलझ गई होगी। एहतियात के तौर पर डोरेमोन उस गुड़िया को वापस डिब्बे में रखकर स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। अब सीन 5 साल के बाद शिफ्ट होता है। जेन बड़ी हो चुकी होती है। एक दिन खेलते खेलते उसका कंचा स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। वो उसे ढूंढते ढूंढते अंदर चली जाती है, लेकिन वापस लौटते समय उसी पुरानी गुड़िया को भी साथ ले आती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो इस गुड़िया को अपने पास रख सकती है। उसने उसका नाम काया रख दिया था। इतने साल बाद उस गुड़िया को देखकर जिसुका हैरान रह जाती है क्योंकि उसके बाल और नाखून फिर से पहले की तरह बड़े हो चुके थे। रात में जब डोरेमोन घर लौटते हैं तो जिसुका उन्हें ये बात बताती है। डोरेमोन समझाते हैं कि पुराने समय में कई गुड़ियों में इंसानों के असली बाल और नाखून लगाए जाते थे। शायद इसी वजह से ऐसा लग रहा है। जिसुका भी उनकी बात मान लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। उस रात छोटी जेन अपने कमरे से उठकर चुपचाप जिसुका के पास आकर सो जाती है।
जब जिसुका उससे वजह पूछती है तो जेन डरी हुई आवाज में कहती है कि काया उसे मारती है और कहती है कि इस घर का सारा प्यार सिर्फ जेन को ही नहीं मिल सकता। जिसुका को लगता है कि बेटी ने कोई डरावना सपना देखा होगा। वो जेन को उसके कमरे में छोड़कर गुड़िया को उठाकर अलमारी पर रख देती है। आखिर एक गुड़िया भला किसी से बात कैसे कर सकती थी। अगले दिन स्कूल से लौटते समय जेन अपनी एक दोस्त को भी घर लेकर आती है। दोनों साथ में खेलने लगती हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी दोस्त रोती हुई बाहर निकलती है। उसके हाथ पर साफ दांतों के निशान बने हुए थे। ये देखकर जिसुका जेन को माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन जेन रोते हुए कहती है कि उसने नहीं बल्कि काया ने काटा है। जिसुका को लगता है कि वो डांट से बचने के लिए झूठ बोल रही है, इसलिए वो उस समय बात वहीं पर खत्म कर देती है। अगली सुबह जिसुका जेन के स्कूल पहुंचती है। उसे लगता है कि शायद स्कूल में कोई बच्ची उसे परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रही है। लेकिन टीचर बताती है कि इस उम्र के बच्चे अक्सर अपनी शरारतों का इल्जाम किसी और पर डाल देते हैं। फिर वो जिसुका को जेन की बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाती है। उन तस्वीरों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर जिसुका भी बेचैन हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उन स्केच के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हो। उसी रात जेन फिर से अपने कमरे से उठकर जिसुका के पास आ जाती है। इस बार जिसुका को कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो तुरंत लाइट जला देती है। लेकिन लाइट जलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। बिस्तर पर जेन नहीं बल्कि वही गुड़िया काया लेटी हुई थी। सुबह होते ही जिसुका सारी बात डोरेमोन को बताती है और कहती है कि वो गुड़िया जिंदा है, लेकिन डोरेमोन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो समझाता है कि शायद रात में जेन ही गुड़िया को यहाँ छोड़ गई होगी और फिर वापस अपने कमरे में चली गई होगी। इतना कहकर वो अस्पताल के लिए निकल जाता है। जैसे ही जेन स्कूल जाती है, जिसुका मौका देखकर काया को एक थैले में डालती है और घर से दूर कूड़े के ढेर में फेंक आती है। लेकिन कुछ देर के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। जिसुका घबरा जाती है कि कहीं वो डॉल वापस तो नहीं आ गई। वो डरते डरते दरवाजा खोलती है तो बाहर वही गुड़िया रखी होती है। हालांकि उसके ऊपर एक नोट चिपका हुआ था। दरअसल कचरा उठाने वाले लोग उसे वापस छोड़ गए थे, क्योंकि इतने बड़े सामान को ऐसे फेंकना मना था। ये जानकर जिसुका को थोड़ी तसल्ली मिलती है। वो खुद नीचे जाकर सफाई वालों से गुड़िया को साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करती है। इस बार वो लोग उसे अपनी गाड़ी में डालकर ले भी जाते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी दूर जाते ही कूड़े वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। शोर सुनकर जिसुका भी वहीं पहुंचती है और देखती है कि जेन उसी गुड़िया को अपनी बाहों में उठाए खड़ी है। उसे काया इतनी पसंद आ चुकी थी कि वो उसे कचरे से उठाकर फिर घर ले आई थी। उस रात जिसुका और डोरेमोन जेन के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने बैठते हैं। रिकॉर्डिंग में जेन के अलावा किसी और बच्चे जैसी आवाज भी सुनाई देती है। ये देखकर जिसुका फिर कहती है कि काया कोई नॉर्मल डॉल नहीं बल्कि एक जिंदा डॉल है। लेकिन बात करते करते जिसुका अपने हाथों को जोर जोर से खुजलाने लगती है। ये देखकर डोरेमोन को अपनी पहली बेटी की मौत के बाद का समय याद आता है, जब जिसुका मानसिक सदमे में खुद को इसी तरह से घायल कर लिया करती थी। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी फिर से वही सब इमेजिनेशन करने लगी है। अगली सुबह वो जिसुका को अस्पताल ले जाता है। जेन भी उसके साथ होती है, क्योंकि उसके कुछ टेस्ट होने थे। जांच के दौरान डॉक्टर की नजर जेन की पीठ पर पड़े गहरे नाखूनों के निशान पर पड़ती है। यह देखकर डोरेमोन घबरा जाता है और जेन से पूछता है कि ये किसने किया। लेकिन जेन सहमी हुई आवाज में सिर्फ इतना कहती है कि अगर उसने नाम बता दिया तो वो उसे बहुत मारेगी। ये सुनते ही डोरेमोन को शक होने लगता है कि कहीं जिसुका की मेंटल कंडीशन फिर से तो इतनी नहीं बढ़ गई कि वो अपनी ही बेटी के साथ ये सब कर रही हो। इसी वजह से वो फैसला करता है कि जिसुका को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। जिसुका तुरंत पूछती है कि उसकी एब्सेंस में जेन का ख्याल कौन रखेगा। डोरेमोन कहता है कि वो जेन को कुछ दिनों के लिए उसकी नानी के घर छोड़ देगा। आखिरकार जिसुका मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है। वो कहती है कि अगर उसे अस्पताल में रुकना है तो सबसे पहले काया को जेन से हमेशा के लिए दूर करना होगा। वो डोरेमोन से उस आध्यात्मिक जगह पर गुड़िया को ले जाकर जलाने के लिए कहती है, जिसके बारे में उसकी सास ने बताया था। डोरेमोन भी उसकी बात मान लेता है और घर पहुंचते ही उस पर्चे पर दिए गए नंबर पर फोन मिलाकर वहां की पूरी जानकारी लेने लगता है। यहाँ उसे बताया जाता है कि इस महीने की सारी अपॉइंटमेंट्स पहले से ही बुक हैं, इसलिए डॉल का अनुष्ठान अगले महीने ही हो सकता है। हालांकि वो लोग उससे डॉल और उसके डिब्बे की तस्वीरें भेजने के लिए कहते हैं। डोरेमोन जैसे ही तस्वीरें खींचता है, उसकी नजर डिब्बे के कोने में लिखे एक नाम पर पड़ती है। वहां लिखा था कोकिची यासुमोटो।
अब इसी उत्सुकता में वो इंटरनेट पर एक नाम को ढूंढने लगता है। यहाँ उसे पता चलता है कि कोकिची असल में एक मशहूर कारीगर था जो इतनी असली दिखने वाली गुड़िया बनाता था कि वो जिंदा जैसी लगती थी। तभी उसे एक पुराना वीडियो भी मिल जाता है। वीडियो में एक लड़का एक सुनसान आइलैंड की कहानी बता रहा था। उसके मुताबिक कई साल पहले वही कोकिची यासुमोटो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था, लेकिन एक दिन उसकी छोटी बेटी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। बहुत तलाश करने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो उसने अपनी बेटी जैसी दिखने वाली एक गुड़िया बना डाली। उसकी पत्नी उस गुड़िया को अपनी असली बेटी की तरह हर समय अपने साथ रखती थी। बाद में जब उसकी मौत हुई तो उस गुड़िया को भी उसके साथ दफना दिया गया। वीडियो के आखिर में दिखाया जाता है कि कुछ लोग उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कोई अजीब चीज नहीं मिली। ये देखकर डोरेमोन को थोड़ी राहत मिलती है और उसे लगता है कि शायद ये सिर्फ एक पुरानी अफवाह होगी। उसी समय मंदिर से फिर फोन आता है। इस बार पुजारी कहता है कि वो फोटोज देख चुका है और वो कल सुबह ही इस गुड़िया को लेने खुद आएगा, क्योंकि उसे जितनी जल्दी हो सके नष्ट करना जरूरी है। साथ ही वो डोरेमोन को हिदायत देता है कि उसके आने तक गुड़िया को हर हाल में उसके डिब्बे के अंदर ही बंद रखे। दूसरी तरफ जेन अपनी दादी के घर पर होती है। रात में दादी उसे सुलाकर बाहर पानी पीने जाती है। तभी उसकी नजर टीवी के पास खड़ी जेन पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि शायद वो टीवी देखना चाहती है, इसलिए वो उसके लिए कुछ खाने का सामान लेने के लिए मुड़ती है। अचानक जेन पीछे से आकर उनकी पीठ पर चढ़ जाती है। दादी मुस्कुराते हुए उसे लेकर वापस कमरे में पहुंचती हैं, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असली जेन तो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, जबकि उनकी पीठ पर वही डरावनी गुड़िया काया बैठी थी। घबराकर दादी तुरंत गुड़िया को दूर फेंक देती हैं और डोरेमोन को फोन करके पूरी घटना बता देती हैं। डोरेमोन अब समझ चुका था कि इस गुड़िया में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो उन्हें बताता है कि वो फौरन वहां पहुंच रहा है। फोन रखने के बाद दादी गुड़िया को स्टोर रूम में बंद कर देती हैं। थोड़ी देर के बाद वहां से बार बार दरवाजा खटखटाने जैसी आवाज आने लगती है। हिम्मत जुटाकर वो स्टोर रूम खोलती हैं तो पता चलता है कि आवाज एक रोबोटिक क्लीनर की थी जो अपने आप चालू हो गया था। मगर जब उनकी नजर गुड़िया पर पड़ती है तो वो वहां से गायब थी। घबराकर वो जेन के कमरे में दौड़ती हैं, लेकिन जेन भी वहां नहीं मिलती। वो तुरंत बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगती हैं। रास्ते में उन्हें एक साइकिल पर बंदा मिलता है। पूछने पर वो कहता है कि उसने एक नहीं बल्कि 2 छोटी छोटी लड़कियों को साथ में पुल की तरफ जाते देखा। ये सुनते ही दादी दौड़कर पुल पर पहुंचती हैं, जहां जेन रेलिंग पर बैठी दिखाई देती है। इसी दौरान डोरेमोन भी दादी के घर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। तभी उसकी नजर दूर से जेन पर पड़ती है, जो कि काया को हाथ में लिए उसकी तरफ चली आ रही होती है। डोरेमोन जब उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि जेन के मुंह पर खून लगा हुआ है। वो घबरा जाता है, लेकिन जेन के शरीर पर कहीं भी चोट नहीं होती। बिना देर किए डोरेमोन गुड़िया को फिर से उसके डिब्बे में बंद कर देता है। तभी पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंचती हैं। पुलिस दादी को भी साथ लेकर आई होती है, जिन्हें पुल के पास बेहोशी की हालत में पाया गया था। होश आने पर दादी बताती हैं कि वो जेन को ढूंढते ढूंढते पुल तक पहुंची थी। उन्होंने जेन को देखा भी था, लेकिन अचानक किसी अजीब सी लड़की ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं। इसके बाद पुलिस डोरेमोन को पुल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पुल पर एक छोटी लड़की बैठी हुई है। फिर दादी वहां पहुंचती हैं और उसे नीचे उतारने की कोशिश करती हैं। तभी अंधेरे से बिल्कुल उसी जैसी एक दूसरी लड़की दौड़कर आती है और उन पर हमला कर देती है। ये देखकर डोरेमोन पूरी तरह से उलझ जाता है। आखिर पुल पर बैठी लड़की जेन थी या हमला करने वाली, क्योंकि कुछ देर पहले उसने खुद जेन के मुंह पर भी खून देखा था। अब ये सोचकर उसका माथा खराब हो चुका था, पर उस डर से भरी ये रात किसी तरह से गुजर जाती है। अब अगली सुबह मंदिर का पुजारी गुड़िया लेने के लिए आता है। डोरेमोन एहतियात के तौर पर हाथ में हॉकी स्टिक लेकर खड़ा रहता है, क्योंकि अब वो भी काया से बुरी तरह से डरने लगा था। जैसे ही गाड़ी की डिक्की खुलती है, गुड़िया उसी डब्बे में बंद मिलती है। पुजारी उसे निकालकर मंत्र लिखे पवित्र कपड़े में लपेटता है और फिर वापस डिब्बे में रख देता है। जाते जाते वो डोरेमोन से कहता है कि ठीक 10 बजे मंदिर पहुंच जाना, क्योंकि उसी समय गुड़िया को अग्नि दी जाएगी। वहां कई लोग अपनी अपनी पुरानी गाड़ियां लेकर आए थे। पुजारी सबके सामने काया को भी बाकी गुड़ियों के साथ अग्नि में डाल देता है। ये देखकर डोरेमोन को लगता है कि आखिरकार ये डर खत्म हो गया। वो तुरंत अस्पताल जाकर जिसुका को पूरी रिकॉर्डिंग दिखाता है। वीडियो को देखकर जिसुका भी राहत की सांस लेती है।
दोनों को यकीन हो जाता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। असल में काया कभी जली ही नहीं थी। मंदिर का ही एक लालची आदमी उसे आग में डालने से पहले चुपके से निकाल कर ले गया था। वो जानता था कि ये कोकिची यासुमोटो की बनाई हुई बेहद कीमती गुड़िया है, इसलिए वो उसे बेचने के इरादे से सीधे एक एंटीक शॉप पर पहुंच जाता है। लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो कोई नॉर्मल गुड़िया नहीं, बल्कि मौत को अपने साथ लेकर चलने वाली एक जिंदा डॉल थी। खैर, अब इतना रिस्क लेने के बाद भी जब वो एंटीक शॉप के मालिक से उस डॉल की कीमत पूछता है तो उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। नाराज होकर वो गुड़िया को वापस वहां से लेकर जाने लगता है। अब सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसे अपने मुंह के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। अगले ही पल उसके मुंह से ढेर सारे बाल निकलने लगते हैं और वो वहीं पर गिर पड़ता है। गिरने की वजह से काया का बॉक्स भी टूट जाता है और वो एक बार फिर से आजाद हो जाती है। वहीं उस आदमी को उसी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां डोरेमोन काम करता था। उसकी हालत बहुत ही सीरियस थी। तभी मंदिर का वही साधु डोरेमोन के सामने आता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में काया होती है। काया को दोबारा देखकर डोरेमोन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी आंखों से उसे जलते हुए देखा था। पुजारी उसे बताता है कि मंदिर के कर्मचारी ने काया को चुरा लिया था और उसकी जगह दूसरी डॉल को कपड़े में लपेटकर आग में डाल दिया था। इसके बाद साधु उसे कांडा नाम के एक व्यक्ति का नंबर देता है। उनके अनुसार काया उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक थी और अब केवल कांडा ही उसे संभाल सकता था। दोस्तों, अब डोरेमोन जब तक कांडा को फोन मिलाता है तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि इस तरह की शानदार मूवी कभी आपसे मिस ना हो। अब डोरेमोन तुरंत कांडा को फोन करता है तो कांडा बताता है कि वो इस गुड़िया के बारे में जानता है और जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। वो काया को उसके बॉक्स के अंदर ही बंद रखने के लिए कहता है, लेकिन डोरेमोन बताता है कि बॉक्स टूट चुका है। इस पर कांडा उसे हर समय गुड़िया पर नजर रखने और किसी को भी उसे छूने ना देने की चेतावनी देता है। लेकिन फोन पर बात करते समय एक छोटी बच्ची काया को उठाकर उससे खेलने लगती है। डोरेमोन तुरंत उसके पास पहुंचता है। तभी बच्ची को गुड़िया के अंदर से कुछ हिलने की आवाज सुनाई देती है। डोरेमोन जब काया को हिलाता है तो उसके मुंह से एक दांत नीचे गिरता है। यह देखकर वो गुड़िया को तुरंत स्कैनिंग रूम में ले जाता है। स्कैन की रिपोर्ट सामने आते ही डोरेमोन का गला सूख जाता है। काया के अंदर किसी इंसानी बच्चे की तरह पूरा हड्डियों का ढांचा मौजूद था। वो तुरंत पुलिस को इसकी खबर देता है। पुलिस ऑफिसर तुरंत अस्पताल पहुंचकर काया को अपने कब्जे में ले लेता है। उसे लगता है कि किसी क्राइम को छुपाने के लिए इंसानी हड्डियों को गुड़िया के अंदर रखा गया है। डोरेमोन भी अब बिना कुछ कहे चुपचाप गुड़िया पुलिस को दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब इस मुसीबत से पीछा छूट जाएगा। लेकिन जैसे ही पुलिस वाला काया को लेकर बाहर निकलता है, कांडा वहां पहुंच जाता है। गुड़िया को देखते ही वो कहता है कि यही वो खतरनाक आत्मा वाली गुड़िया है। इससे साफ था कि कांडा कुछ ऐसा देख सकता था जो आम इंसानों को दिखाई नहीं देता। डोरेमोन उसे स्कैन और हड्डियों के बारे में बताता है। कांडा पुलिस ऑफिसर के पास जाकर काया की एक तस्वीर खींचता है और उसे दे देता है। पहली नजर में उस तस्वीर में कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन पुलिस वाला इन बातों पर यकीन नहीं करता और काया को इन्वेस्टिगेशन के लिए रिसर्च सेंटर ले जाने लगता है। उसके लिए ये कोई भूतिया मामला नहीं, बल्कि क्राइम से जुड़ा हुआ सबूत था। कांडा भी डोरेमोन और शिजुका के साथ उसकी गाड़ी का पीछा करता है, क्योंकि उसे पता था कि इस पुलिस वाले के साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। अब रास्ते में कांडा काया के बारे में पूछता है। शिजुका उसे जेन की बनाई हुई डरावनी तस्वीरों के बारे में बताती है। जेन ने कहा था कि वो तस्वीरें उसे काया ने बनाने के लिए कहा था। डोरेमोन फिर काया के पुराने बॉक्स पर लिखे शब्दों का मतलब पूछता है। कांडा बॉक्स की तस्वीर शिजुका को देकर उसे पीछे की तरफ से देखने के लिए कहता है। ऐसा करते ही लिखावट का असली मतलब सामने आता है। असल में वो कोई साधारण भाषा नहीं, बल्कि पवित्र मंत्र थे, जिन्हें बॉक्स पर इसीलिए लिखा गया था ताकि काया कभी उसके अंदर से बाहर ना निकल सके। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाला रास्ते में कांडा की खींची गई तस्वीर दोबारा से देखता है। उस तस्वीर में काया का चेहरा बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था। फिर भी वो इसे कांडा की कोई चाल समझकर तस्वीर बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसकी गाड़ी एक सुनसान सुरंग में पहुंचती है, तभी उसे अचानक काया सड़क के बीच में दिखाई देती है। ऑफिसर घबराकर गाड़ी रोकता है और बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगता है। कुछ देर के बाद कांडा, डोरेमोन और शिजुका भी वहीं पहुंच जाते हैं। उन्हें ऑफिसर की गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी मिलती है। वो खुद गाड़ी पर बैठा काया को सीने से लगाकर बच्चों की तरह रो रहा था। दरअसल काया ने उसे पूरी तरह से वश में कर लिया था। कांडा उसके पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ता है।
मंत्र सुनते ही ऑफिसर शांत हो जाता है, लेकिन वो अभी भी सदमे में वहीं बैठा रहता है। इसी बीच कांडा तुरंत काया को उठाकर एक खास बॉक्स में बंद कर देता है, जिस पर कई सारे ताले लगे हुए थे। इसके बाद वो डोरेमोन और शिजुका को एक बूढ़े व्यक्ति के पास लेकर जाता है। वो व्यक्ति व्हील चेयर पर था और कई साल पहले कन्नाजिमा आइलैंड पर पुलिस ऑफिसर रह चुका था। कांडा उन्हें यहाँ इसीलिए लाया था क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति को काया और उसे बनाने वाले कोकिची यासुमोटो का असली सच पता था। वो उन्हें कई साल पुरानी कहानी सुनाना शुरू करता है। कोकिची यासुमोटो की एक बेटी थी जो जन्म से बेहद कमजोर और बीमार रहती थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अपनी बेटी को लगातार दर्द में देखकर कोकिची की पत्नी ने एक भयानक फैसला लिया। उसने अपनी बेटी के साथ में खुद की जिंदगी भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इस घटना में वो खुद तो बच गई, जबकि उसकी छोटी बेटी की मृत्यु हो गई। जब कोकिची को इसकी सच्चाई का पता चला तो उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस बूढ़े आदमी के मुताबिक कोकिची ने अपनी मरी हुई बेटी के शरीर को उबलते पानी में डालकर उसकी हड्डियों और बालों से वही गुड़िया बनाई थी। इसके बाद कोकिची की पत्नी काया को अपनी असली बेटी की तरह अपने साथ रखती और उसका पूरा ख्याल रखती थी। कुछ साल के बाद जब उसकी पत्नी की मौत हुई तो काया को भी उसी के साथ कब्र में दफना दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो बूढ़ा पुलिस वाला उस जगह पहुंचा तो कब्र खुली हुई थी। अंदर कोकिची की पत्नी का शव तो मौजूद था, लेकिन काया वहां से गायब थी। उसे लगता है कि किसी लालची आदमी ने उस कीमती गुड़िया को बेचने के लिए कब्र से चुरा लिया होगा। ये पूरी कहानी सुनकर जिसुका को जेन की बनाई उन अजीब ड्राइंग्स का मतलब समझ में आने लगता है। उन तस्वीरों के जरिए काया शायद अपने साथ हुई पूरी घटना बताने की कोशिश कर रही थी। यानी काया कोई साधारण गुड़िया नहीं बल्कि कोकिची की मरी हुई बेटी थी। वहां से बाहर आने के बाद जिसुका कांडा से कहती है कि उन्हें काया को लेकर वापस से कन्नाजिमा आइलैंड जाना चाहिए। शायद वो अपनी माँ की कब्र के पास वापस लौटना चाहती है। कांडा को भी उसकी बात सही लगती है, लेकिन वो दोनों को पहले ही सावधान कर देता है। कई सालों से किसी ने उस आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि वहां कई रहस्यमयी घटनाएं होती थी। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि कोकिची की पत्नी की कब्र आखिर मौजूद कहाँ है। कब्र की सही जगह पता करने के लिए उन्हें एक खास अनुष्ठान करना पड़ेगा। तभी डोरेमोन कांडा को इंटरनेट पर मिला वो वीडियो दिखाता है जिसमें कुछ लोग कन्नाजिमा आइलैंड गए थे और वहां से सुरक्षित वापस लौट आए थे। वीडियो में उन्हें कोई डरावनी चीज नहीं मिली थी, लेकिन कांडा उस वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखने के लिए कहता है। शुरुआत में उस आइलैंड पर सिर्फ 5 लोग गए थे, लेकिन वापस आते समय उनके साथ एक छठी लड़की भी दिखाई दे रही थी। ये देखकर डोरेमोन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद तीनों कब्र की जगह ढूंढने वाला अनुष्ठान शुरू करते हैं। कांडा एक नक्शे के ऊपर रस्सी से बंधी एक खास वस्तु लटकाता है। फिर वो डोरेमोन और जिसुका पर पवित्र पानी डालकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। काया भी उसी कमरे में मंत्रों वाले बैग के अंदर मौजूद थी, लेकिन मंत्र शुरू होते ही उसका चेहरा अचानक से अपने असली डरावने रूप में बदलने लगता है। जैसे जैसे कांडा मंत्र पढ़ता है, रस्सी से बंधी वस्तु अपने आप हिलने लगती है। कुछ देर के बाद वो नक्शे की एक जगह पर जाकर रुक जाती है। कांडा डोरेमोन को एक डिवाइस देकर उस जगह को स्कैन करने के लिए कहता है। अब उन्हें कोकिची की पत्नी की कब्र की सही लोकेशन मिल चुकी थी, लेकिन तभी कमरे की सारी लाइट बंद हो जाती हैं। डोरेमोन लाइट चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट वापस नहीं आती। कमरे का दरवाजा भी अपने आप लॉक हो चुका था। उसी अंधेरे में उन्हें किसी के तेजी से भागने की आवाज सुनाई देती है। कांडा जिसुका से कैमरा निकालकर लगातार तस्वीरें खींचने के लिए कहता है ताकि फ्लैश की रोशनी से पता चल सके कि कमरे में कौन घूम रहा है। जैसे ही जिसुका फोटो खींचती है, फ्लैश में काया दिखाई देती है। वो कांडा के उस बॉक्स से बाहर निकल चुकी थी और अब वो उन तीनों पर हमला करने लगती है। कांडा तुरंत मंत्र लिखते हुए एक खास बैग को डोरेमोन की तरफ फेंकता है। डोरेमोन हिम्मत करके काया को पकड़ने की कोशिश करता है और काफी कोशिशों के बाद उसे उस बैग में बंद करने में कामयाब हो जाता है। काया के अंदर जाते ही सब कुछ शांत हो जाता है और कमरे की लाइट भी वापस आ जाती है। मगर इस हमले के दौरान अंधेरे में कांडा का पैर एक नुकीली कील पर पड़ गया था। उसका पैर बुरी तरह से घायल हो चुका था और अब वो उनके साथ आइलैंड पर नहीं जा सकता था। इसलिए कन्नाजिमा आइलैंड जाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ डोरेमोन और जिसुका के ऊपर थी। रवाना होने से पहले कांडा डोरेमोन को एक मेटल डिटेक्टर देता है
पुराने समय में मरे हुए लोगों के गले में 6 सिक्कों की माला पहनाकर उन्हें दफनाया जाता था। कोकिची की पत्नी के गले में भी वही माला थी, इसीलिए ये डिवाइस कब्र ढूंढने में उनकी मदद कर सकता था। इधर कांडा अपने पैर का इलाज कराने हॉस्पिटल चला जाता है और डोरेमोन व जिसुका कन्नाजिमा आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। आइलैंड के रास्ते पर एक वार्निंग बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था कि वहां जाने वाले व्यक्ति को 2 घंटे के अंदर अंदर वापस लौटना होगा। दरअसल आइलैंड तक पहुंचने वाला रास्ता समुद्र के बीच से होकर गुजरता था। पानी कम होने पर ही वो रास्ता दिखाई देता था, लेकिन 2 घंटे के बाद समुद्र का स्तर बढ़ते ही रास्ता पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। अगर वो समय रहते वापस नहीं लौटते तो पूरी रात उसी खतरनाक आइलैंड पर फंसना पड़ता। डोरेमोन अपनी घड़ी में 2 घंटे का टाइमर लगा देता है। फिर वो दोनों आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसुका के हाथ में मंत्रों वाले बैग के अंदर कैद काया थी, जबकि डोरेमोन मेटल डिटेक्टर लेकर आगे बढ़ रहा था। कुछ देर तक समुद्र के बीच बने उस रास्ते पर चलने के बाद डोरेमोन और जिसुका आखिरकार कन्नाजिमा आइलैंड पहुंच जाते हैं। नक्शे की मदद से वो उस जगह तक तो पहुंच जाते हैं जहां कब्र होने का अंदाजा था, लेकिन अब सही जगह को ढूंढने के लिए उन्हें मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करना था। दोनों काफी देर तक वहां तलाश करते हैं, लेकिन डिवाइस में कोई हलचल नहीं होती। जब डोरेमोन समय देखता है तो उनके पास केवल आधा घंटा बचा होता है। डोरेमोन तो लगभग उम्मीद को छोड़ ही चुका था, तभी अचानक से मेटल डिटेक्टर आवाज करने लगता है। दोनों तुरंत उस जगह को खोदना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में उन्हें एक पुरानी कब्र मिल जाती है। कब्र खोलने पर अंदर एक कंकाल दिखाई देता है, जिसके गले में 6 सिक्कों वाली माला थी। इससे साफ हो जाता है कि वो कोकिची की पत्नी की ही कब्र थी। जिसुका मंत्रों वाले बैग में बंद काया को कब्र के अंदर रख देती है, लेकिन उसी समय उनकी बेटी जेन की एक तस्वीर भी उसके हाथ से गिरकर कब्र में चली जाती है। जिसुका उस तस्वीर को हमेशा अपने पास रखती थी, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। डोरेमोन उसे जल्दी बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा था, लेकिन तस्वीर निकालने की कोशिश में जिसुका खुद कब्र के अंदर गिर जाती है। उस वक्त तेज हवा चलती है और प्रेयर के लिए जलाई गई अगरबत्ती काया वाले बैग पर गिर जाती है। देखते ही देखते बैग में आग लग जाती है और वो फट जाता है। बैग पर लिखे पवित्र मंत्रों का असर खत्म होते ही काया अपने असली डरावने रूप में बाहर आने लगती है। जिसुका घबराकर डोरेमोन से उसे ऊपर खींचने के लिए कहती है। डोरेमोन पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचता है, लेकिन काया नीचे से जिसुका का पैर पकड़ लेती है। काफी कोशिशों के बाद डोरेमोन उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और तुरंत कब्र का ढक्कन बंद कर देता है। लेकिन जल्दबाजी में वो ध्यान नहीं देता कि जिसुका के बाल अभी भी कब्र के अंदर फंसे हुए थे। अगले ही पल काया अंदर से उसके बाल खींचने लगती है और जिसुका वापस कब्र की तरफ घिसटने लगती है। बचने का कोई दूसरा रास्ता ना देखकर वो जेन की फोटो का फ्रेम तोड़ देती है और उसके कांच से अपने बाल काट देती है। इसके बाद दोनों जल्दी से कब्र बंद करके वहां से निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार उन्होंने काया को उसकी मां के पास पहुंचाकर इस डरावनी मुसीबत को खत्म कर दिया है। अब घर वापस आते ही उनकी बेटी जेन दौड़कर जिसुका के गले लग जाती है। अगले दिन तीनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और लंबे समय बाद सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। उसी समय उनके अपार्टमेंट के बाहर एक हरे रंग की गाड़ी आकर रुकती है। उसमें जेन की दादी और कांडा आए थे। दोनों डोरेमोन और जिसुका से मिलने ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन दूसरी लिफ्ट से डोरेमोन और जिसुका जेन के साथ बाहर निकल रहे होते हैं। वो तीनों शॉपिंग करने जा रहे थे। कांडा और दादी को इस बात का पता नहीं था कि वो लोग घर पर मौजूद नहीं हैं। लिफ्ट में दादी कांडा को जेन के कमरे की पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसमें वो काया से बात कर रही थी। कांडा ध्यान से गुड़िया की आवाज सुनने लगता है और उसे सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं तो टेबल पर डोरेमोन और जिसुका की प्लेटें खाली मिलती हैं, लेकिन जेन की कुर्सी के सामने रखा खाना और दूध बिल्कुल वैसा ही पड़ा था, जबकि कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था कि जेन वहीं बैठकर नाश्ता कर रही थी। कांडा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनता है। उसमें काया जेन से कह रही होती है कि वो अपनी मां से नफरत करती है और कभी भी उसके पास वापस जाना नहीं चाहती। ये सुनते ही कांडा समझ जाता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उन्होंने डोरेमोन और जिसुका को काया को उसकी मां की कब्र में दफनाने के लिए भेजा था, जबकि काया तो वहां जाना चाहती ही नहीं थी। उसी समय बाहर असली सच्चाई सामने आती है। हरे रंग की गाड़ी के अंदर असली जेन अपनी दादी के साथ मौजूद थी।
यानी डोरेमोन और जिसुका जिसे जेन समझकर शॉपिंग पर ले जा रहे थे और जिसके साथ उन्होंने सुबह नाश्ता किया था, वो असल में काया ही थी। कब्र के अंदर जब मंत्रों वाला बैग फटा था, तभी काया ने डोरेमोन और जिसुका के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद दोनों उसे अपनी बेटी जेन समझने लगे और काया को दफनाने की जगह वापस घर ले आए। और इसी खतरनाक मोड़ के साथ ये गजब की काया पलट कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा काम और ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड हाइप करना ना भूलें, क्योंकि अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही शानदार हॉरर मूवीज आपसे मिस ना हो। साथ ही आप जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में उसका नाम बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और भूलिए मत, आप देख रहे थे इट्स हॉन्टेड।